स्टूडेंट्स ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो हम चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें 3x प्लस 2s में से जो y है, y टर्म मिसिंग है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0y, क्योंकि y मिसिंग था तो 0y कर दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। और सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये कंडीशंस फाइंड करते हैं कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट। तो a1 जो है वो हमारे पास 3 है और a2 2 है, तो रेशियो बन जाएगी 3/2। b1 अपॉन b2, यहाँ पे b 0 है तो 0 अपॉन ये हो जाएगा -3, और इसकी अगर वैल्यू देखें तो वो 0 होती है। और c1 अपॉन c2 जो है वो 2/-7 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ऐसे केस में जब ये कंडीशन आती है वो यूनिक सोल्यूशन के लिए होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो वन सोल्यूशन आएगा, इसका आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि हमें कंडीशन दी है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 5y माइनस 13 लीनियर इक्वेशन के किस तरह के सोल्यूशन होंगे। तो सेम कंडीशन आएगी, बस ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। मैं सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आया हूँ। अब हम यहाँ पे दोबारा ये रेशोज कंपेयर करेंगे। तो a1 अपॉन a2 जो बनेगी वो है 3/4, और b1 अपॉन b2 जो है वो बनेगा 4 अपॉन -5। तो क्योंकि अगेन ये रेशो इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सेम कंडीशन है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी यूनिक सोल्यूशन आएगा। मीन्स यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है। अगला थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15y इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 24/5 किस तरह के सोल्यूशन होंगे। तो इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो हमारे पास आएगा 5/3 हो गया, और b1 अपॉन b2 जो हमारे पास हो गया -15 ओवर -9 है। तो अगर आप इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 के टेबल पे हो जाएगा 5/3, ये सेम आ रहा है। और c1 अपॉन c2 ले लेते हैं, c1 अपॉन c2। तो c हमारे पास है 8 और c2 है 24, तो 5 ऊपर आ गया। अब हम देखते हैं ये 8 के टेबल पे 3 कट जाएगा, 24 कटेगा 5/3, तो सारी रेशोज इक्वल होगी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशो इक्वल हो गई। तो जब तीनों रेशोज इक्वल हो जाती हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो हम यहाँ पे भी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की जो रेशोज है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2, a1 है 1 और a2 है -3, तो हो गया 1 अपॉन -3। b1 अपॉन b2 अगर हम कैलकुलेट करें, b1 अपॉन b2 विच इक्वल्स टू 2 अपॉन -6, 2 अपॉन -6 ये भी हो जाएगा 1/-3। और c1 अपॉन c2 हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो हो गया 5/1, तो ये हो गया 5/1। तो अब इसमें क्या कंडीशन आ गई कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स पहली दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरी रेशो इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो लाइंस बनती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसके कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास आएगा नो सोल्यूशन, डी पार्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो y इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये जाती है पैरेलल टू x एक्सिस, और ये ओरिजिन से ये मीन्स ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, तो ये लाइन जाएगी इधर, x एक्सिस की इक्वेशन है। और सेकंड है y इक्वल टू -7, जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आएगी
विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। माइनस जो है नेगेटिव साइड नीचे की तरफ होती है, तो इस तरह से जाएगी ये पैरेलल एट ए डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट। तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो गया, और y इक्वल टू -7 ये आ गई, y इक्वल टू -7 और ये आ गई y इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल होने से क्या होगा, इनका जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है 3x इक्वल टू 7y प्लस और दूसरा है 14y इक्वल टू 6x माइनस 8, जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरह की है, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, पैरेलल होगी, कि इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो कैसे है कि 7y को मैं लिया इस तरफ, तो हो गया 3x माइनस 7y इक्वल टू 4, और यहाँ से 14y को मैं ले गया दूसरी साइड और 8 को ले आया लेफ्ट साइड में, तो बनी 6x माइनस 14y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे भी मैं रेशो फाइंड करूँगा a1 अपॉन a2। तो अगर मैं देखूँ a1 है मेरे पास 3, a2 है 6, हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ -7 ओवर -14, वो भी हो गया 1/2। और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करूँ तो वो भी 4/8 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे भी मेरे पास आ गया कि जो तीनों रेशोज हैं वो आपस में इक्वल हो गई। अगर ये इक्वल हो जाती हैं तो लाइन जो हैं वो कोइंसिडेंट होगी। तो कोइंसिडेंट का यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन है, कि हमारे पास है कोइंसिडेंट, बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी आएगा। और 7th क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो किस तरह की, भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही a1 a2 b1 b2 और ये रेशोज फाइंड करेंगे। तो पहले तो इनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ इक्वेशन को, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -5, और ये मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा सा मैं x को पहले लिखूं तो लिखूंगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये सेकंड बनेगी। अब a1 अपॉन a2 हो जाएगा मेरे पास 2/5, और b1 अपॉन b2 हो जाएगा मेरे पास 3/2, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1, ये इक्वल नहीं है, तो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा सी, इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग होगी एट ए पॉइंट, कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स और पैरेलल। तो यहाँ पे भी मैं वही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशो फाइंड करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 फाइंड करूँ वो जाएगा 6/2 3/1, और अगर मैं b1 अपॉन b2 फाइंड करूँ तो ये मेरे पास आएगा -3 ओवर -1 इक्वल्स टू अगेन 3/1 हो गया, और c1 अपॉन c2 अगर मैं फाइंड करूँ तो 10/9 आएगा। तो क्या हुआ कि पहली दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरी रेशो इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइंस बनती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इसका आंसर कि ये पैरेलल लाइंस होंगी। अगला है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स आगे बताता हूँ, देन द लाइंस विल बी। अब अगर ये कंसिस्टेंट होती है दो तरह की लाइंस हो सकती है, मीन्स जिनका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी, मीन्स जिसमें आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा या मैनी सोल्यूशन। तो वही केसेस जो हैं वो कंसिस्टेंसी मानी जाती है, तो इसमें आएगा इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद है 10th, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, और इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो देखिए हमें ये कंडीशन दी गई है कि जो इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं इन टू वेरिएबल, एक तो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। तो कंसिस्टेंट हमारे पास दो तरह की होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो एक दूसरे से कोइंसिडेंट करेंगी। ये है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी की। लेकिन जब डिपेंडेंट की बात आती है, जो डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट में क्या होता है कि एक इक्वेशन वो दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, सिर्फ उसके जो रेशोज ऑफ कॉफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल होते हैं, तो उस केस में वो लाइन जो वो कोइंसिडेंट आती है। तो यही एक कंडीशन बनती है कोइंसिडेंट की। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कोइंसिडेंट होगा।
अगला है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड दीज इक्वेशंस विल बी। तो इनकंसिस्टेंसी के लिए जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होगी, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो पैरेलल एक ऐसा केस है जिसमें सोल्यूशन नहीं आता। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 तक के जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह के क्वेश्चन है जिसमें हमें जो लाइंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। 12 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हैं, वो अगली वीडियो में मैं भेजूंगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं बी ए पे, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी के ऊपर। तो इसको जब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू b, जब मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूंगा, जब मैं x इक्वल्स टू ए ड्रॉ करूंगा ग्राफ के ऊपर, तो ये लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जाएगी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a, मीन्स इसका जो डिस्टेंस है वो a यूनिट है। और जब मैं ड्रॉ करूंगा y इक्वल्स टू b, तो ये लाइन जाएगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी ऐसे एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट। तो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ये है इक्वेशन y इक्वल्स टू b। तो जब ये कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, तो वो बनेंगे, देखिए यहाँ से डिस्टेंस हो गया इसका a और यहाँ से डिस्टेंस हो गया b, तो कोऑर्डिनेट बने a और b। तो इसने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ लाइन विच आर, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ए बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर है।